कल की क्लास में हमने बात की थी कि अगर कंपनी अपने सिचुएशन क्लॉज को, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना चाहती है तो कंपनी को क्या प्रोसीजर ऑप्ट करनी पड़ेगी, ये कल की क्लास में हमने बात की थी। ठीक है, हमने उस प्रोसीजर को स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको बोला कि ये प्रोसीजर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है और जब सेम स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है। सेम स्टेट में मीन्स इट मे बी from one locality to another locality, it may be from one city to another city and it may be from one ROC to another ROC। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13 की, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है। जब भी कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है तो जो सबसे पहला स्टेप कंपनी को फॉलो करना है वो सबसे पहला स्टेप क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। यानी सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट ले लें कि हाँ कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है। उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेप पे हमने कल बात की थी कि फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी ई फॉर्म नंबर MGT 14 के साथ 30 दिन में ROC को देनी पड़ेगी। और लेकिन यही काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आप एप्लीकेशन देंगे तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में देंगे, फीस के साथ देंगे और साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करेंगे। इतनी बात हमने कल की थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी MGT 14 के साथ क्या? नहीं, SR की कॉपी, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी। ठीक है, हाँ स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी। नाउ अगली बात, अब जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं तो बॉल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी। डिस्पोज ऑफ मतलब ऐसे डस्टबिन में नहीं डालना, डिस्पोज ऑफ मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में समय है 60 दिन का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज में हाँ या ना डिसाइड कर देगी कि उसे कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम अथॉरिटी है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ का डिसीजन लेगी तो सबके बारे में सोचेगी। सबके बारे में सोचेगी मतलब कंपनी के बारे में सोचेगी और कंपनी के बारे में सोचेगी, क्रेडिटर्स के बारे में सोचेगी, डिबेंचर होल्डर्स के बारे में सोचेगी, सबके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसीडर द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। मेंबर के हित का ध्यान रखेगी, क्रेडिटर के हित का ध्यान रखेगी और यहाँ पे एक और लिख लीजिए, एनी अदर पर्सन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल मेंबर के इंटरेस्ट का ही ध्यान नहीं रखती डिसीजन देते समय, केवल क्रेडिटर का ही ध्यान नहीं रखती, एनी अदर पर्सन। यहाँ लिख लीजिए एनी अदर पर्सन। और एनी अदर पर्सन का मतलब इट मे बी एम्प्लॉय, इट मे बी डिबेंचर होल्डर, जो भी कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी और तभी अपना डिसीजन देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस डिसीजन को अप्रूव करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि हर डिबेंचर होल्डर, हर क्रेडिटर, हर अदर पर्सन, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर और अदर पर्सन, सबने क्या किया, या तो अपनी कंसेंट दे दी, मतलब उन्होंने बोल दिया ठीक है कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी, या फिर उनके डेप्ट को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनके डेप्ट को चुका दिया गया। भैया उनके अगर डेप्ट को ही चुका दिया तो अब तो वो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार रखते ही नहीं हैं। या फिर उनके डेप्ट को सिक्योर कर दिया गया। सिक्योर कर देना मतलब उनको बोला कि आप चिंता मत करो,
ठीक है। अगर कंपनी आपका पैसा नहीं चुका पाई तो ये प्रॉपर्टी बेच के आपका पैसा चुका देगी। तो या तो इन लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी हो, या इनका डेप्ट चुका दिया गया हो, या इनके डेप्ट को सिक्योर कर दिया गया हो। तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी कि ओके गो अहेड, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जा सकते हो। ठीक है। और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ बोलेगी तो कंफर्म करने के साथ वो उन शर्तों को भी बताएगी एज इट थिंग्स फिट। शर्तों को बताएगी मतलब जो भी कंडीशंस को कंप्लाई करना है वो कंडीशंस भी कंप्लाई करेगी। ठीक है। इसके अलावा इस बात में 1 से लेके 5 पॉइंट तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कंपनी क्या कर रही है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल लेके जा रही है। तो यहाँ पे राजस्थान के आरओसी के रजिस्टर में कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी अपना नाम वेस्ट बंगाल के आरओसी वाले रजिस्टर में लिखवाना चाहती है। तो अब कंपनी की क्या ड्यूटी है, कंपनी दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंटेशन देगी। दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार को, राजस्थान वाले आरओसी को देगी कि वो नाम काट दे, और बंगाल वाले आरओसी को देगी कि वो नाम लिख दे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कंपनी को? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी, ठीक है, जो फॉर्म नंबर INC 28 में आया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर की ठीक है कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट टू दूसरे स्टेट शिफ्ट कर सकती है। और MOA, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है और MOA में केवल स्टेट का नाम लिखा जाता है, तो डेफिनेटली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बदलना पड़ेगा। और इतना ही काफ़ी नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी भी जाएगी MGT 14 में 30 डेज में। मतलब आरओसी के पास क्या जाएगा, चेंज MOA की कॉपी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी जाएगी, और MGT 14 में SR की डिटेल भी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में समय था 60 दिन का कि हाँ या ना बोले, और अब ये जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, और कंपनी के हाथ में समय है 30 दिन का। यानी 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी ये डिसाइड कर दे कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, और इसके लिए कंपनी दोनों स्टेट के आरओसी को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देगी, ताकि पुराने स्टेट वाला आरओसी अपने यहाँ से नाम काट दे और नए स्टेट वाला आरओसी अपने यहाँ पे नाम पे लिख दे। नाउ अब जो नए स्टेट का रजिस्ट्रार है, जैसे हम राजस्थान से वेस्ट बंगाल में अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके गए, तो वेस्ट बंगाल के जो आरओसी हैं वो क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में इस चेंज को लिख लेंगे और क्या इशू करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रेश मतलब पुराना COI सरेंडर हो जाएगा और नए स्टेट का आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से वेस्ट बंगाल में शिफ्ट कर लिया है। एक और बात, अब क्योंकि अपना कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से वेस्ट बंगाल में लेके जा रही है, तो एक बात बताइए, डिटेल देनी पड़ेगी नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल। राजस्थान में मान लीजिए जयपुर के 22 गोदाम में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था, अब वेस्ट बंगाल के बड़ा बाजार में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो डिटेल एड्रेस वाली इंफॉर्मेशन भी आरओसी को देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो जब देनी पड़ेगी तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है, किस फॉर्म नंबर में हम रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल देते हैं आरओसी को? कल पढ़ा था हमने, कौन से फॉर्म नंबर में देते हैं? INC 22। INC 22। वेरी गुड, INC 22। कितने दिन में सबमिट करना पड़ेगा आरओसी को? 30 डेज में। वापस सोचिए। 15 डेज। वेरी गुड, 15 डेज में। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब 30 डेज में जाता है, लेकिन उसके बाद हमेशा कितने दिन में जाता है? 15 दिन में। तो यहाँ पे तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑलरेडी है, वो तो इंटीमेशन आरओसी के पास जा चुकी होगी।
अब तो सब्सिक्वेंट चेंज है, बाद में चेंज हो रहा है, तो 15 दिन के अंदर अंदर INC 22 वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ ROC के पास जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप भी इस टेबल के नीचे, INC 22 विद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज। और कोई डाउट है तो बता दीजिए। बढ़े आगे। चलिए, तो अब अगली प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है विद इन दी सेम स्टेट, विद इन दी सेम स्टेट मतलब एक ही स्टेट में कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है। अब जब एक ही स्टेट में कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है तो इट मे बी पॉसिबल विद इन दी लोकल लिमिट्स, है ना। विद इन दी लोकल लिमिट्स का मतलब विद इन सेम सिटी। ठीक है, सेक्शन 12 इसको रेगुलेट करता है और सेक्शन 12 बोलता है एक ही शहर में जब आप एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी, मतलब जयपुर शहर में आप मालवीय नगर से विद्याधर नगर अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हो तो सिंपल केवल किससे काम चल जाएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। मतलब एक ही शहर में अगर एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है तो ज़्यादा पूछाताछी किसी से नहीं करनी, सिंपली बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा। और इस बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, इस बात की जानकारी आपको 30 डेज के अंदर अंदर किसको देनी है, ROC को देनी है। बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन में ROC को सबमिट करनी है ताकि ROC को पता चल जाए कि आप मालवीय नगर जयपुर से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस विद्याधर नगर जयपुर में ले गए हैं। और एक बात देखिए, एड्रेस तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। पहले मालवीय नगर में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था, अब विद्याधर नगर में है। भले ही शहर चेंज ना हुआ हो, भले ही राज्य चेंज ना हुआ हो, लेकिन एड्रेस तो चेंज हो रहा है। तो INC 22 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए मैम, देना चाहिए। INC 22 देना चाहिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स के साथ। और कितने दिन में? 15 डेज। हाँ, वेरी गुड, 15 दिन। ठीक है, ये तो रही एक बात। अब सेक्शन 12 का अगला प्रोसीजर कहता है हम शहर चेंज कर रहे हैं, हम जयपुर से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चूरू लेके जा रहे हैं, शहर चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप क्या होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। क्योंकि सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि जयपुर से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उदयपुर ले जाएं, चूरू ले जाएं, कोटा ले जाएं, अजमेर ले जाएं। तो सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। लेकिन कंपनीज एक्ट ने क्या कहा कि अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट जनरल मीटिंग। यानी कंपनी के 75% मेंबर्स से पूछना पड़ेगा कि क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकते हैं क्या। और जब कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी को इस बात का नोटिस 30 डेज में ROC को देना पड़ेगा विद MGT 14 एंड कॉपी ऑफ SR। 30 दिन में ROC को बताना पड़ेगा SR की कॉपी और फॉर्म नंबर MGT 14 के साथ। और वही हमारा INC 22 with verified documents to ROC 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये दोनों स्टेप पढ़ के देखिए, इसमें कोई डाउट है क्या? दोनों प्रोसेस कुछ कंफ्यूजन?
नाउ अगला प्रोसेस, सेक्शन 12, एक आरओसी के जुरिस्डिक्शन से दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके जाना, यानी बट विद इन दी सेम स्टेट, यानी स्टेट चेंज नहीं होगा, बट हम एक आरओसी के जुरिस्डिक्शन से दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाएंगे, और ये केवल 2 स्टेट में है। कौन से स्टेट में हो सकता है? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हाँ, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर। हाँ, और तमिलनाडु में चेन्नई एंड कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक ही स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या करना है? बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सोचना है कि मुंबई से पुणे ले जाएं, पुणे से मुंबई ले आएं, एंड सो ऑन। उसके बाद अगला स्टेप, स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। उसके बाद मेंबर से पूछना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन जब हम पास करते हैं तो साथ में क्या करना पड़ता है हमें? MGT 14 within the 30 days to ROC। 30 डेज में ROC को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर एक ROC के जुरिस्डिक्शन से दूसरे ROC के जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ROC के बॉस को। और ROC का बॉस कौन? RD, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, जैसे ROC स्टेट वाइज होता है, वैसे ही रीजनल डायरेक्टर जोन वाइज होता है। मतलब ईस्ट के सारे स्टेट ईस्ट RD को रिपोर्ट करेंगे, वेस्ट के सारे स्टेट वेस्ट RD को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और RD को जब हम एप्लीकेशन देंगे तो कैसे देंगे, ये सब आप भी लिखिए। प्रिस्क्राइब फॉर्म में देंगे और फीस के साथ देंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे। प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब फॉर्म और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, फॉर्म नंबर INC 23 में फॉर्म नंबर। मैम ये MGT 14 के बाद देना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब RD ऐसे बोलेगा, रीजनल डायरेक्टर ऐसे बोलेगा, पहले अपने घर में तो पूछ के आओ। मतलब RD बोलेगा क्या आपने मेंबर से अप्रूवल ले ली है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे हाँ हाँ हमने मेंबर से अप्रूवल ले ली है। उसी के बाद वो रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ। नेक्स्ट वन, अब क्या है कि अगला स्टेप ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेंबर से अप्रूवल ले ली और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, तो जब भी रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी जाने वाली है, उसके 1 महीना पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देने वाले हैं 30 सितंबर को, है ना, हम RD को एप्लीकेशन देने वाले हैं 30 सितंबर को, तो उसके एटलीस्ट 1 महीना पहले, 1 महीने पहले का मतलब 1 सितंबर को, है ना, हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर में एक नोटिस पब्लिश करना है, एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर में। किस बात का नोटिस? हमें दुनिया जहान को, जनता को बताना है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ROC के जुरिस्डिक्शन से दूसरे ROC के जुरिस्डिक्शन में लेके जा रही है। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, SR के थ्रू मेंबर से अप्रूवल ले ली। अब पता है कि इस दिन हम RD के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे, उसके 1 महीना पहले आपको न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना है। आपको मतलब बोर्ड को न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना है। ठीक है, और इस बात का नोटिस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के डिपॉजिटर्स और कंपनी के क्रेडिटर्स को भी दे देना है। किस बात के लिए? कि भाई आपके पेट में कोई दर्द हो रहा है, आपको कोई अपोजिशन करना है, आपको कोई इस चेंज से तकलीफ है, तो आप 21 दिन के अंदर अंदर अपने ऑब्जेक्शन रेज कर दो। मतलब RD को एप्लीकेशन जा रही है मान लीजिए 30 सितंबर को, है ना, 1 सितंबर
नवंबर को नोटिस पब्लिश करेंगे और साथ में नोटिस डिवेंचर होल्डर को भी दे देंगे और बोलेंगे इसके 21 डेज के अंदर अंदर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर दे। डिवेंचर, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स, कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दे। अब क्योंकि आरडी केवल किसी एक की कंपनी की नहीं सोचेगा, आरडी सबकी सोचेगा, तो अब आरडी के पास देखिए क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गई और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आ गए, या फिर इतने दिन के अंदर अंदर मतलब 21 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया, अभी भी 9 दिन बाकी हैं आरडी को एप्लीकेशन देने में, तो इस ड्यूरेशन में इन ऑब्जेक्शंस को कंपनी क्या कर देगी, रिजॉल्व कर देगी, ताकि जब रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन को रिव्यू करे, एप्लीकेशन को कंसीडर करे, तो रीजनल डायरेक्टर के दिमाग में बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए उनके ऑब्जेक्शन रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, अब रीजनल डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर हाँ या ना का जवाब दे देगा। हाँ या ना का जवाब दे देगा मतलब या तो एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगले 60 दिन के अंदर अंदर मतलब आरडी के हाथ में समय कितना, 30 दिन का, और यहां कंपनी के हाथ में समय कितना, 60 डेज का। कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को आरडी के कंफर्मेशन की एक कॉपी दे देगी, मतलब बोलेगी मुंबई आरओसी को देगी आरडी के कंफर्मेशन की कॉपी कि भाई तुम्हारे रजिस्टर में से मेरा नाम काट दो, और पुणे आरओसी को कंफर्मेशन की कॉपी देगी कि तुम्हारे रजिस्टर में मेरा नाम लिख दो। तो 60 डेज के अंदर अंदर दोनों स्टेट के आरओसी को कंपनी क्या देगी, आरडी के कंफर्मेशन की कॉपी, आरडी के कंफर्मेशन की कॉपी। अब ये स्टेट क्या करेंगे, मतलब दोनों आरओसी क्या करेंगे, आरओसी इस चेंज को रजिस्टर कर देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 30 डेज के अंदर अंदर इस चेंज को सर्टिफाई कर देगा। एंड नो न्यू फ्रेश COI, यहां पर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू नहीं होता, मतलब सच चेंज shall be certified in existing certificate of incorporation, मतलब इस चेंज को एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही सर्टिफाई कर दिया जाएगा आरओसी के द्वारा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू नहीं होगा। और ये जो चेंज सर्टिफाई करके दिया जा रहा है ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस आरओसी के जुरिस्डिक्शन से हटा के दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में ले आए हैं और स्टेट भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार ये प्रोसीजर पढ़ के देखिए, एक बार रीड कर लीजिए ये आरडी वाला प्रोसीजर, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैं पूछ रहा था कि अगर आरओसी है ना हाँ बोले ना बोले 30 डेज के अंदर, तो अपन ना ही मानेंगे ना? नहीं, आरओसी हाँ या ना उसको अब कुछ बोलना नहीं है ना, आरओसी को तो बस एंट्री करनी है, आरओसी तो क्लर्क का काम करेगा। आरडी की बात कर रहा था मैं, आरडी। हाँ, आरडी अगर हाँ ना कुछ 30 दिन में कोई जवाब ना दे तो ना बोलेंगे, ना मानेंगे। ओके मैम। ओके, चलिए अब अगला क्लॉज हम चेंज पढ़ेंगे, कैपिटल क्लॉज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कैपिटल क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके अल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हम अगले क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज अ कैपिटल क्लॉज। ठीक, कैपिटल क्लॉज, ये कैपिटल क्लॉज क्या होता है, चलिए ठीक है सीक्वेंस में ही बात करेंगे, अदरवाइज फिर वो कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, और तीसरा पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे ना, सीक्वेंस में ही क्लॉजेस को पढ़ेंगे। तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज
ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है मतलब कंपनी का अपने इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या काम परस्यू करने वाली है, ये कहाँ लिखा हुआ है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी के दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है एंसिलरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट जो हम करने के लिए कंपनी, हमने जो काम करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, और एंसिलरी और इंसिडेंटल मतलब सहायक, ये हम करना नहीं चाहते, ये हम करना नहीं चाहते लेकिन अपने आप हो जाएंगे, दिस इज एंसिडेंटल और इंसिलरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब से फॉर एग्जाम्पल इन द इंडस्ट्री वेयर आई इज वर्किंग विद वेदांता ग्रुप, हमारी इंडस्ट्री ना जिंक बनाती थी और जिंक जब बनता था या और लेड जब बनता था तो लेड के साथ साथ सिल्वर भी बनता था, चांदी भी बनती थी। ठीक है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लेड बनाना, लेकिन जब लेड बनता था तो ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ सिल्वर भी बनता था, तो मेन ऑब्जेक्ट हो गया लेड बनाना और एंसिलरी ऑब्जेक्ट हो गया सिल्वर बनाना, क्योंकि सिल्वर क्या हो गया, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। तो जो भी बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी के इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउ कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट लिखा होता है जो कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद परस्यू करने वाली है, और वो इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो कि अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है, यानी जब मेन ऑब्जेक्ट कंप्लाई करेंगे तो इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट भी होंगे ही होंगे। ये आप अदर ऑब्जेक्ट काट दीजिए, ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, यहाँ ये काट दीजिए। जो भी कंपनी ऑब्जेक्ट परस्यू करना चाहती है वो ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होने चाहिए और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब कंपनी क्या करना चाहती है, मान लीजिए कि कंपनी जिस समय इनकॉर्पोरेट हुई थी उस समय कंपनी जूते बनाती थी। ठीक है, लेकिन पैंडेमिक आ गया, लोगों ने जूते खरीदना बंद कर दिया, अभी तो लोग सैनिटाइजर खरीदते हैं, मास्क खरीदते हैं, ऑक्सीमीटर खरीदते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी बोलेगी नहीं नहीं अभी हम हेल्थ इंडस्ट्री में आ जाएंगे, हम ऑक्सीमीटर बनाएंगे, हम मास्क बनाएंगे, हम सैनिटाइजर बनाएंगे, अभी हम जूते नहीं बनाएंगे। तो कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है। ठीक है, ये दो रीजन से हो सकता है ऑब्जेक्ट चेंज। पहला, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, मतलब आप कोई एक बिजनेस बंद करके कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट लिस्ट चेंज होंगे, या आप अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं मतलब अभी तक केवल आप दवाइयां बनाते थे, अब आप मास्क भी बनाएंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन, आप कोई एक बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप पुराने बिजनेस के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आप न्यू बिजनेस चाहते हैं विद ओल्ड वन, पुराने वाले के साथ नया बिजनेस चाहते हैं। तो दो सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट चेंज हुए तो डेफिनेटली एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज होगा। अब एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे चेंज करते हैं यहां पे हम बात करेंगे। एल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेक्शन 13 एल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करती है, पेज नंबर 23 पे पढ़ रही हूं मैं। एल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, अभी एक बात बताइए,
सबसे पहले कौन डिसाइड करे कि कंपनी को जूते नहीं बनाने हैं, ऑक्सीमीटर्स बनाने हैं? कौन डिसाइड करे कि कंपनी को दवाइयों के साथ साथ अब मास्क भी बनाना है? कौन डिसाइड करे? सबसे पहले किसका डिसीजन होगा? कंपनी का मैनेजमेंट डेफिनेटली। तो सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ, देखिए एक बात बताइए, मैंने बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ शेयर होल्डर, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था क्योंकि कंपनी जूते बना रही थी। अभी अचानक से बोलती है, नई कंपनी बोलती है हम तो हेल्थ इंडस्ट्री में आएंगे, ये जूते का बिजनेस बंद करेंगे और अब तो हम मास्क सैनिटाइजर बनाएंगे, ऑक्सीमीटर्स बनाएंगे। तो फिर मेरे को इस बात से कंसर्न होगा या नहीं होगा? बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ शेयर होल्डर होगा, क्योंकि मैंने तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसा लगाया था। इसीलिए बोला गया कि अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब मेंबर से पूछना पड़ेगा बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। और जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है MGT 14 30 डेज में ROC को दिया जाता है विद अ कॉपी ऑफ SR, ठीक है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एक लिस्टेड कंपनी, अगर कोई कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है तो उस कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट का मतलब लिख लीजिए अभी सिंपल शब्दों में, मीटिंग्स वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा। वोटिंग एट डोर स्टेप, घर बैठे वोटिंग की सुविधा। कंपनी आपको घर बैठे वोटिंग की सुविधा देगी, यानी अगर लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर को वोट देने के लिए जनरल मीटिंग में नहीं बुलाना है, मेंबर को घर बैठे वोटिंग की सुविधा देनी पड़ेगी अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है तो। यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? चलिए, तो अब अगली बात, याद है मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस शब्द बताया था कि जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा सोर्स करना चाहती है बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप इसे पढ़ो और पढ़ के हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है। एक बात बताइए, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है और कंपनी आपसे को इनवाइट कर रही है कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो इस प्रोस्पेक्टस में ये लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए कि कंपनी पैसा क्यों इकट्ठा कर रही है, कंपनी क्या काम करेगी शेयर्स का पैसा इकट्ठा करके? ये प्रोस्पेक्टस में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि कंपनी ना शू मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, आप आओ हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और हमारे को पैसा दो। ये जो पैसा कंपनी शेयर बेच के इकट्ठा करेगी इसे शू मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी खर्च करेगी। और कंपनी ने कितने पैसे इकट्ठी कर लिए? 5 करोड़ रुपए आ गए। प्रोस्पेक्टस इशू किया, 5 करोड़ रुपए बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स कंपनी के पास आ गए, ठीक है। बट अभी कंपनी के केवल 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 2 करोड़। कहां खर्च हुए होंगे ये 2 करोड़ रुपए? शू मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अभी भी 3 करोड़ रुपए कंपनी का क्या बचा है? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है, ठीक है। और अब हुआ क्या? अभी प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी ने जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से अभी कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल 3 करोड़ बचा हुआ है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अब ना हम ये जूते नहीं बनाएंगे, अब तो हम मास्क और सैनिटाइजर बनाएंगे। तो कंपनी अपना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो प्रोस्पेक्टस इशू करके जूते बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कंपनी नए ऑब्जेक्ट पे खर्च करना चाहती है।
ये बात सही है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या गलत है, बताइए। गलत है मैम, गलत है। ठीक है, तो बोला कि ओके, है ना, चलो हम ऐसा करते हैं, कंपनी ने बोला हम क्या करते हैं, हम एसआर पास कर लेते हैं। किस बात के लिए एसआर पास हो रहा है? कि ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कंपनी अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में खर्च करेगी। ठीक है, अब सही है या गलत है? पूछ लिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लिया कि ये 3 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड अमाउंट अब हम नए काम में खर्च करेंगे। अब भी गलत है कंपनी? अब सही है मैम। सही है, बट स्पेशल रिजोल्यूशन पे क्या 100% मेंबर हाँ बोलते हैं क्या? नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पे ना करने वालों के 3 गुना लोग हाँ बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कंपनी में अगर 25 मेंबर ने हाँ बोला, 25 मेंबर ने ना बोला, तो 3 गुना मतलब 75 मेंबर यस बोलेंगे। यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पे कितने लोगों ने हाँ बोली होगी? 75 लोगों ने। ये 25 लोग तो अभी भी डिसेंटिंग, असहमत हैं या नहीं है इस काम से, है ना? ये 25 लोग अभी भी असहमत हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? क्या इन 25 लोगों को इग्नोर कर दें? नहीं, ये तो गलत होगा, इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। तो इन 25 लोगों को बोलेंगे कि ऐसा करो, आप अपना पैसा ले लो और एग्जिट हो जाओ। अगर आप हमारे इस डिसीजन में साथ नहीं हो तो आप अपना पैसा ले लो और एग्जिट हो जाओ। देखो, परेशानी किस बात की थी? परेशानी तो इसी बात की थी ना कि मैंने एक काम के लिए आपको पैसा दिया, बीच में आप कहते हो कि नहीं नहीं अब तो तुम्हारा पैसा हम किसी और काम में लेंगे। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो इस बात के लिए अग्री नहीं हूँ। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये लो मैम, आप अपना पैसा लो और आप रहने दो, हम तो नया वाला काम ही करेंगे। क्या अब भी मैं इंटरफेयर करने का अधिकार रखती हूँ मेरा पैसा वापस करने के बाद? नो मैम, नो मैम, है ना? अब इंटरफेरेंस का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे? पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला। अगर कंपनी ने मनी रेज की है थ्रू प्रोस्पेक्टस और उसमें से स्टिल कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, out of shall change its object of for which company was raised when SR is passed। अब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है और कंपनी दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी कंपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, एक लोकल और एक इंग्लिश, जिस जगह पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ, और कंपनी की वेबसाइट पर भी इंडिकेट करेगी, ये जस्टिफिकेशन देते हुए कि क्यों कंपनी बीच मझधार में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को नए ऑब्जेक्ट में खर्च करना चाहती है। जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं, असहमत शेयर होल्डर हैं, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रमोटर और बाकी के शेयर होल्डर्स के द्वारा कि आप अपना पैसा ले लो और एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? इस चेंज को सर्टिफाई करेगा 30 दिन के अंदर और अल्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। ये पढ़ लीजिए, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई डाउट है तो पूछिए। आपको कुछ पूछना है इसमें? कुछ कंफ्यूजन है? आगे बढ़े? यस मैम। अगला क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज। कंपनी के लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होगा कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर है, और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय गारंटी है क्या। ठीक है, ये कंपनी के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा। अगर किसी कंपनी के एमओए में लाइबिलिटी क्लॉज नहीं है ना, अगर किसी कंपनी के एमओए में लाइबिलिटी क्लॉज नहीं है तो उस कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी मानी जाएगी? अनलिमिटेड। एब्सेंस ऑफ दिस क्लॉज
लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो कंपनी के एमओए का लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। और अगर कंपनी अपने लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करना चाहे तो लाइबिलिटी क्लॉज को कंपनी कैसे चेंज करेगी? लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करने का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी में चेंज कर देना और वाइस वर्सा। मतलब अनलिमिटेड को लिमिटेड में, लिमिटेड को अनलिमिटेड में। अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के साथ। और MGT 14 30 डेज में ROC को देना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप लाइबिलिटी को चेंज कर सकते हैं और कोई एक्ट में प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है तो उस प्रोसीजर को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी ओके? कोई डाउट इसमें? नो डाउट मैम। ठीक है मैम, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी से लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर में अल्टरेशन कराना हो? नहीं, ऐसा कैसे होगा बताओ? शेयर से लायबिलिटी तो लिमिटेड तभी होगी ना जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल हो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसने शेयर ही नहीं इशू किए, तो लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करके भी गारंटी से शेयर तो नहीं हो सकता ना आदित्य। उसके लिए तो कंपनी को पहले शेयर तो इशू करना पड़ेगा ना। ये कर सकती है कंपनी कि अभी कंपनी गारंटी से लिमिटेड है और कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए, तो अब कंपनी क्या हो जाएगी? लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। अब कंपनी की गारंटी भी है और कंपनी के शेयर कैपिटल भी है। ये हो सकता है। ओके मैम, है ना? हाँ ठीक है, चलिए। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हम अगले क्लॉज के बारे में बात करेंगे और अगला क्लॉज है हमारा कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कैपिटल क्लॉज। ये कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? पांचवा क्लॉज कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज। ये कैपिटल क्लॉज आप मान लीजिए ऐसा बॉक्स है और इस कैपिटल क्लॉज में क्या क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू पर शेयर और अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब 10,000 कंपनी ने शेयर्स हैं कंपनी के, 10 रुपए वाले हैं और कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। यानी कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर हो रही है, सबसे पहली बार एमओए में जो कैपिटल लिखी जा रही है वो एग्जाम्पल कितनी है? 1 लाख। यानी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है? 1 लाख। और कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकती है? 10,000। और कितने रुपए वाले? 10 रुपए फेस वैल्यू वाले। अगर कंपनी को इससे ज्यादा शेयर इशू करने हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल क्लॉज में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कंपनी को अपने शेयर की फेस वैल्यू को बदलना है तो कैपिटल क्लॉज में बदलाव लाना पड़ेगा। यानी अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर में चेंज आया या फेस वैल्यू पर शेयर में चेंज आया या ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज आया तो हम इसे बोलते हैं चेंज इन कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो देखिए कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, डिवीजन इनटू शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर। ओके, विच एम, बस इतना लिख दीजिए और इसके बाद ये लाइन काट दीजिए। और बिना इस क्लॉज को चेंज किए, इस कैपिटल क्लॉज को अल्टर किए बिना
कंपनी अपने नए शेयर्स इशू नहीं कर सकती, फेस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, ऑथराइज्ड कैपिटल में भी बदलाव नहीं ला सकती। ठीक है, ओके। एक और बात, कभी भी गारंटी वाली कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव नहीं होता। मैंने क्या बोला? कभी भी गारंटी वाली कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव नहीं होता। यानी अगर किसी कंपनी के कैपिटल क्लॉज में चेंज होना है, ठीक है, तो वो कंपनी कैसी हो सकती है? कंपनी विद शेयर कैपिटल। यानी सेक्शन 61 ने क्या बोला? अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, और उस कंपनी के एओए में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज ला सकती है, तो कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज कर पाएगी। लेकिन इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। यानी सबसे पहली बात, अगर कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज को बदलना चाहती है, सेक्शन 61, कैपिटल क्लॉज को बदलना मतलब कैपिटल क्लॉज की नरेशन में जो वहां लिखा हुआ है उसमें चेंज लाना, चाहे नंबर ऑफ शेयर में चेंज लाना, चाहे फेस वैल्यू में चेंज लाना, या ऑथराइज्ड कैपिटल के अमाउंट में चेंज लाना, कुछ भी कंपनी करना चाहे तो सबसे पहली बात, कंपनी क्या होनी चाहिए? शेयर कैपिटल वाली। दूसरी बात, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का ऑथराइजेशन होना चाहिए कि कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज को बदल सकती है। और तीसरी बात, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा। इसका मतलब क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज ला पाएगी क्या? बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने कैपिटल क्लॉज में बदलाव ला सकती है क्या? नहीं। केवल कौन सी कंपनी चेंज कर सकती है? कंपनी विद शेयर कैपिटल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए।